Hello friends, welcome back to the Decoded series. My name is Ritesh Agarwal and the topic which we will be covering today is Myanmar crisis. देखो, म्यांमार क्राइसिस अभी बहुत वजह से न्यूज़ में है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा एंड वी विल आल्सो लुक एट द कंप्लीट स्टोरी एंड बैकग्राउंड व्हाट ऑल ट्रांसपायर्ड इन म्यांमार. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो, ये न्यूज़ क्लिपिंग आपने देखी होगी. इंडिया सीक्स अर्ली रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी इन म्यांमार. हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्टर हर्ष श्रिंगला, ये अभी म्यांमार के विजिट पे थे दिसंबर 21 to 23 के दौरान, और इन्होंने ऐसी आशा की, ये वहाँ पे जो मिलिट्री लीडर हैं जो उनसे मिले और इन्होंने ऐसी उम्मीद जताई कि म्यांमार जल्द से जल्द डेमोक्रेसी के रास्ते पर आ जाएगा. सो ही मेट द चेयरमैन ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल मिस्टर जनरल मिंग ऑन ह्लैंग. ठीक है, इनसे इनकी मुलाकात हुई और उन्होंने इसमें ये होप जताई. अब म्यांमार में मिलिट्री रूल है, मिलिट्री जनता का रूल है, ये हम सबको पता है. कूप हुई थी ये भी हमें पता है, बट व्हाट लेड टू द कूप, व्हाट हैज़ बीन म्यांमार्स हिस्ट्री सो फार, वो हम आज कवर करेंगे. ठीक है, तो अभी बेसिकली म्यांमार में हो क्या रहा है, मास प्रोटेस्ट हो रही है अगेंस्ट मिलिट्री जनता. जो मिलिट्री रूल है, जिन्होंने कूप को अंजाम दिया था, उनके खिलाफ मास प्रोटेस्ट हो रही है और काफ़ी वायलेंस हो रही है, जिसके खिलाफ दुनिया भर में बेसिकली रिएक्शंस भी आ रहे हैं. हम उनके बारे में बात करेंगे. जो इलेक्टेड लीडर थी वहाँ पे, आंग सान स्यू की, बहुत फेमस लीडर हैं, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है. उनकी डिस्पाइट विन ऑफ हर पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जिन्होंने इलेक्शन जीता था, उसके बावजूद कूप करके उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है. जो प्रेसिडेंट थे विन मिंट, उनको भी डिटेन कर लिया गया है एंड बोथ ऑफ देम वर एट अननोन लोकेशन, जहां पे उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया है. म्यांमार आप सबको पता है हमारी नेबरिंग कंट्री है. साउथ ईस्ट एशिया में तकरीबन 54 मिलियन की पॉपुलेशन है. ज़्यादातर स्पीकर्स बर्मीज़ हैं. सबसे बड़ा शहर यंगोन है, जिसे हम रंगून के नाम से भी जानते थे. एंशिएंट नेम रंगून था फिर, लेकिन कैपिटल जो है वो है नेपीतो. ठीक है, मेन रिलीजन बुद्धिज़्म है. ठीक है, वहाँ पे आपने देखा होगा काफ़ी सारे बुद्धिस्ट मंक्स हैं, और एक स्मॉल एथनिक ग्रुप भी है, रोहिंग्या मुस्लिम्स, वेरी पॉपुलर. आप लोगों ने रोहिंग्या क्राइसिस के बारे में पढ़ा होगा. रोहिंग्या इमिग्रेंट्स के बारे में काफ़ी बात चलती रहती है हमारे देश में. तो ये ब्रॉडली म्यांमार की आप ये कह सकते हो डेमोग्राफी है. अब म्यांमार का हिस्ट्री अगर हम देखें तो ब्रिटेन से इसको इंडिपेंडेंस मिली थी 1948 में, हमसे एक साल बाद. ठीक है, उसके बाद लगभग 1962 से 2011 तक इस पर मिलिट्री रूल रहा. ज़्यादातर समय जो है ये डिक्टेटरशिप, एक तरीके से मान लीजिए मिलिट्री रूल के अंदर रहा. 2011 में यहाँ पे ट्रांजिशन शुरू हुआ. अच्छा, इसके बीच में एक मेजर इवेंट 2008 में हुआ. 2008 में मिलिट्री ने इसका कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और उसमें 25% सीट्स जो है दोनों हाउसेज में मिलिट्री ऑफिशियल्स को दे दी. तो इन्होंने क्या कहा, इसे रोड मैप टू डेमोक्रेसी का नाम दिया गया. बेसिकली हो ये रहा था कि बाय 2008 दुनिया भर से प्रेशर बहुत बढ़ गया था कि म्यांमार को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया जाए, और उनको ये ज़रूरत भी महसूस होने लग गई थी कि अगर देश की इकोनॉमी चलानी है तो हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए, और वो हमें तब तक मिलेगा नहीं जब तक ये कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं होगी. तो आर्मी ने इंटरनेशनल प्रेशर में आकर के एक रोड मैप टू डेमोक्रेसी बनाया, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में 25% सीट्स जो है दोनों हाउसेज में सर्विंग मिलिट्री ऑफिशियल्स के तहत रख दी. फिर ग्रेजुअली 2011 से 2015 के बीच में ट्रांजिशन शुरू हुआ, और 2015 में पहला ओपनली कंटेस्टेड इलेक्शन हुआ, जिसमें आंग सान स्यू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी विजयी रही. ठीक है, जैसा मैंने बताया कि 25% सीट्स मिलिट्री ऑफिशियल्स के पास रही दोनों हाउसेज में, और ये पावर मिलिट्री ने बनाए रखी. और 2021 में जब दोबारा इलेक्शंस हुए, मतलब 2021 इलेक्शंस में दोबारा जीतने के बाद फिर से कूप हुआ, और उसके बाद आंग सान स्यू की को अरेस्ट कर लिया गया. जैसे मैंने बताया गया, प्रेसिडेंट वी मिंट को भी अरेस्ट कर लिया गया, और तब से मिलिट्री ने 1 साल की इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, और उसके खिलाफ ही ये सारा प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस पर वायलेंस भी हो रही है, जिसके खिलाफ इंटरनेशनल रिएक्शंस भी आ रहे हैं. ठीक है, अब बेसिकली कूप का जस्टिफिकेशन क्या दिया गया, मिलिट्री ने ये कहा कि जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, उसमें फ्रॉड हुआ है, जो कि ऑपोजिशन पार्टीज़ ने कहा था कि भैया ये जो जीती हैं वो जो है वो इरेगुलरिटीज़ और फ्रॉड करके जीती हैं. तो मिलिट्री ने उसी को बहाना बना करके उनको अरेस्ट करवा दिया, डिटेन कर दिया, पावर अपने हाथ में ले ली.
तो जैसा मैंने कहा कि जो जनरल थे मिन ऑन्ग हैंग, इन्होंने पावर अपने हाथ में ले लिया और इन्होंने कहा है कि जैसे ही सिचुएशन थोड़ी सी स्टेबल होती है, इमरजेंसी पीरियड खत्म होता है, जो इन्होंने 1 साल की इमरजेंसी लगाई है, उसके बाद हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएंगे। ठीक है। स्यू की को एक अननोन लोकेशन पे भेज दिया गया है, उन पे कई तरह के चार्जेस लगा दिए गए हैं, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, पोजेसिंग इलीगल वॉकी टॉकी, पब्लिशिंग इंफॉर्मेशन अगेंस्ट आर्मी, और इसके अलावा अभी हाल ही में कोविड प्रोटोकॉल को वायलेट करने के चार्जेस भी लगा के 4 साल की जेल हाल ही में उन्हें दी गई है। ये आप लोगों ने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा। अब थोड़ा सा आंग सान स्यू की के बारे में बताते हैं। शी कम्स फ्रॉम द फैमिली ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है। शी बिकेम फेमस इन 1991 आफ्टर शी रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर पीस। 1990 से इन्होंने कैंपेन लेड किया था टू रिस्टोर डेमोक्रेसी इन म्यांमार। तो शी फॉट हार्ड एंड शी वॉज डिटेन्ड फॉर ऑलमोस्ट 15 ईयर्स। 1989 से लेकर 2010 तक उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया। ठीक है। इनफैक्ट उनको जब नोबेल पीस प्राइज मिला 1991 में, तब भी वो हाउस अरेस्ट में ही थी। ठीक है। फिर 2015 में उन्होंने इलेक्शंस, जो म्यांमार में पहले ओपनली कॉन्टेस्टेड इलेक्शंस हुए, उसमें अपनी पार्टी को जीत दिलाई। फिर अभी 2020-21 के आसपास फिर से जीत दिलाई। ठीक है। इस बीच में उन पे आरोप लगे रोहिंग्या मुस्लिम्स पे। देखो, रोहिंग्या माइनॉरिटीज पे इल ट्रीटमेंट के आरोप उनकी गवर्नमेंट पे लगे। इनफैक्ट शी फेस्ड अ ट्रायल इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन 2019, जहां पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया। अब रोहिंग्या एक माइनॉरिटी है, रोहिंग्या मुस्लिम्स माइनॉरिटी है, जिनके और बुद्धिस्ट मेजॉरिटी के बीच में क्लैशेस चले और उनकी गवर्नमेंट पे आरोप लगाया कि उन्होंने परसिक्यूशन किया। 2017 में एक ऑपरेशन क्रैकडाउन उनकी मिलिट्री ने किया, जिसके तहत बहुत सारे लोग बांग्लादेश में गए, फिर इंडिया में भी कुछ लोगों का आने का क्राइसिस रहा। ठीक है। तो उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में डिफेंड करना पड़ा खुद को 2019 में। डिस्पाइट ऑफ दैट एवरीथिंग शी वन, और आफ्टर शी वन द मिलिट्री बेसिकली अनाउंस द कूप, और फिर आगे सारी सिचुएशन मैंने आपको बताई दी है। अब जो प्रोटेस्ट का आलम है, जैसा कि कूप हो गया है, प्रोटेस्ट हो रहा है, ये प्रोटेस्ट सेकेंड वर्स्ट कहा जा रहा है आफ्टर सैफरॉन रेवोल्यूशन। ठीक है। सैफरॉन रेवोल्यूशन के बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं। 2007 में सैफरॉन रेवोल्यूशन हुआ था, जब मिलिट्री गवर्नमेंट ने फ्यूल पे से सब्सिडीज हटा दी गई थी। फ्यूल पे सब्सिडी हटाते ही प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी वगैरह सब चीज़ों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इसको लेकर के फिर वहाँ पे जो है सैफरॉन रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें बहुत ज़बरदस्त वायलेंस हुई थी, बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई थी। और इसे सैफरॉन रेवोल्यूशन इसलिए कहा गया क्योंकि बुद्धिस्ट मंक्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और जो बुद्धिस्ट मंक्स के कपड़े होते हैं, अगर आपने देखे हो तो वो काफ़ी गेरुआ कलर के कपड़े होते हैं, इसीलिए उसे सैफरॉन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। तो ऑब्वियसली जब कूप हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रही है, तो उस पर वायलेंस भी हो रही है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी बन गया है, तो दुनिया भर की कंट्रीज इसको कंडेम कर रही हैं। हाल ही में जब वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे था 10 दिसंबर, तब यूके और कनाडा ने सैंक्शंस लगाए म्यांमार गवर्नमेंट पे और उनसे रिलेटेड एंटिटीज़ पे। तो इंटरनेशनली देखा जाए तो म्यांमार की जो मिलिट्री जनता है वो आइसोलेटेड हो चुकी है, और एवरीवन इज़ लाइक क्रिटिसाइजिंग देम, बट इट्स अप टू देम कि हम कितने समय में नॉर्मैलिटी को रिस्टोर होते हुए देखते हैं। बिकॉज इंडिया के लिए भी बहुत कुछ एट स्टेक्स है। बिकॉज इफ़ यू ये मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपका नेबर अनस्टेबल है तो ऑब्वियसली वो आपकी कंट्री को स्टेबिलिटी दे ही नहीं सकता। तो ठीक है। तो यही बात हर्ष श्रृंगला ने भी कही थी कि एक बहुत लंबा बॉर्डर हम म्यांमार के साथ शेयर करते हैं, और अगर वहाँ पर अनस्टेबिलिटी रही तो इट्स नॉट गुड फॉर India. So let's hope for the best. Let's hope better sense prevail and democracy gets restored to Myanmar. ठीक है। तो this is the issue for today. We will talk about some other thing in the next week. Till then, take care, goodbye and keep reading.